आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। ये आपके अभी के सीजीपीएससी प्री का जो एग्ज़ाम आपका फरवरी में होने वाला है, उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साल दर साल देखा गया है कि आपका आर्थिक सर्वेक्षण से कम 5 से 6 क्वेश्चन जो है हर साल आ रहे हैं। तो आप इस सिंगल वीडियो के माध्यम से आराम से 4 से 5 क्वेश्चन टारगेट कर लेंगे। तो मैं आपको 100% नहीं बोल रहा कि ये कवर करा देगा, लेकिन 90 से 95% क्वेश्चन जो आपको आर्थिक सर्वेक्षण के सीजीपीएससी के एग्जाम में मिलेंगे या बीच में हॉस्टल वार्डन या व्यापम के एग्जाम में मिलेंगे, वो सारा इस सिंगल वीडियो से कवर हो जाएगा। तो जो लोग चैनल से नए जुड़े होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो नए जुड़े हैं, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं और आपके कोई सवाल है या प्रश्न है, तो आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त हम लोग का एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी चल रहा है और उसका प्राइस 499 रखा हुआ है। मैं फर्स्ट कमेंट पे आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जा करके उसे एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ऑलरेडी 3-4 टेस्ट हो चुके हैं, अभी फुल टेस्ट की बारी शुरू हो चुकी है। चलिए आते हैं हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पे। आपको यही पढ़ना है इस साल वाले एग्जाम के लिए। जब तक बजट पारित नहीं होता फरवरी पे नया और नया आर्थिक सर्वेक्षण नहीं आता, तब तक आपसे क्वेश्चन जो है यहीं से पूछा जाएगा। देखिए, बहुत सारा डाउट रहता है स्टूडेंट्स को, बीच में कुछ और डेटा एड ऑन होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि सहकारी सोसाइटी है। मान लीजिए सहकारी सोसाइटी 1000 है, ये आर्थिक सर्वेक्षण पे लिखा हुआ है। तो बीच में कुछ और सहकारी समिति हैं जिनको मिल चुका है, सहमति मिल चुका है कि ये भी एड ऑन होंगे। तो अब सहकारी समिति की संख्या कितनी हो गई है? 1500, ये मान के चलते हैं। लेकिन फिर भी आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा ना, वो ये नहीं पूछेगा कि अब कितनी हो गई है करंट सिनारियो पे। करंट सिनारियो से संबंधित पूछेगा तो वो करंट अफेयर है। आपसे पूछेगा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सहकारी सोसाइटियों की संख्या कितनी है, तो वहां पे आप 1000 टिक करेंगे। तो इसको ध्यान रखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण में जो लिखा हुआ है हम लोग उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे शुरू करने से पहले हम लोग को कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे स्थिर भाव। तो स्थिर भाव क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए, जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं डेटा, तो डेटा में हम लोग क्या है, पिछले साल के कंपैरिजन पे भी कैलकुलेट करेंगे। और एक डेटा रहता है, हम लोग एक बेस ईयर बना देते हैं। एक रहता है अपने का बेस ईयर, कि इस ईयर के कंपैरिजन पे कितना। तो ये जो बेस ईयर रहता है, ये रहता है आपका स्थिर भाव। जैसे अभी के डेट पे हम लोग का जो बेस ईयर है वो है आपका 2011 से 12। अभी क्या चल रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। तो यहाँ पे हम लोग 2022 और 23, तो हम लोग कंपेयर करेंगे कि 22-23 में जो डेटा आया है अपना और 11-12 में जो डेटा है, तो इसके कंपेयर पे 22-23 में कितनी वृद्धि हुई है। तो ये रहता है आपका स्थिर भाव, चेंज नहीं हो रहा है, स्थिर है, इस वजह से स्थिर भाव। प्रचलित 2022-23 का डेटा देख रहे हैं, तो इससे पहले 21-22 भी आया होगा, 21-22 भी आया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हर साल इसको मार्केट में जो रहता है, मार्केट से इसको कंपेयर करते हैं। इस साल 21-22 को कंपेयर करेंगे 22-23 से, अगले साल 22-23 को कंपेयर करेंगे 23-24 से। तो साल दर साल कंपेरिजन जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रचलित भाव। ये दो चीज आपको क्लियर हुआ होगा। आर्थिक सर्वेक्षण में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके स्थिर भाव से होते हैं, 99% क्वेश्चन वहां से मिलेंगे। एक क्वेश्चन पिछले साल आपका प्रचलित भाव से आया था, लेकिन वो भी आप स्थिर भाव के स्थिर भाव का जो डेटा है उससे आप आराम से उसको सॉल्व कर लेते हैं। भागीदारी क्या होता है, कंट्रीब्यूशन, ये शब्द भी आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है और आप 3 दोस्त हैं, ए बी सी। तो ए बोलता है वो 10% देगा, बी बोलता है मैं 50% दे दूंगा, सी बोलता है मैं 40% दे दूंगा। तो ये भागीदारी है ना। ये 100 का 10% यानी कि 10 रुपए ए देगा, बी 50% यानी कि 50 रुपए बी देगा, सी 40% यानी कि 40 रुपए सी देगा। ये भागीदारी कहलाता है, ये हम लोग को पता है। वृद्धि दर क्या होता है, वृद्धि दर होता है आपका, मान लीजिए आज आपके पास 1 रुपए है, कल आपके पास 2 रुपए हो जाएंगे। तो आपसे पूछेगा कि इसकी कितने की वृद्धि हुई है, कितने का ग्रोथ दिख रहा है आपको। तो आप कंपेयर करके देख लीजिए आपको कितने का दिख रहा है। रुपए में तो 1 रुपए में बढ़ा है, सही है, 1 रुपए में बढ़ा है, लेकिन वृद्धि दर कितना हुआ, 100% का वृद्धि दर है। अच्छे से देखिए इसको, 100% की वृद्धि दर से ये ग्रो किया हुआ है, तो इसको हम लोग वृद्धि दर बोलते हैं। तो साल दर साल हम लोग जनरली वृद्धि दर ही देखते हैं कि पिछले साल की जीडीपी की कंपेयर पे हम लोग का इस साल का जीडीपी कितने की दर से वृद्धि किया, ग्रोथ किया है। आप जब देखते हैं ना 8%, 7%, 6%, पिछले साल जो था उसके कंपेयर पे इस साल जो हम लोग का जीडीपी रहेगा वो 6% की दर से ग्रो करेगा। तो ये कहलाता है वृद्धि दर। ये रहता है आपका बेसिक, ये चारों चीज आप समझ लिए होंगे।
अब एक एक करके हम लोग सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को एक ही वीडियो पे कवर अप करेंगे। सबसे पहला हम लोग देखेंगे भारत का जीडीपी क्या है। ये जो जीडीपी मैं आपको बता रहा हूं, आपसे पूछेगा अगर आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत का वृद्धि दर कितना है या था, तो आप 7% टिक लगा करके आएंगे। 7% की दर से हम लोग वृद्धि दर उस पर दिया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। और हम लोग जो थे इस टाइम और अभी भी आप देखेंगे तो हम लोग हैं विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। 6वें नंबर पे थे, ब्रिटेन को ओवरटेक किया हमने और हम लोग अब आ गए हैं 5वें नंबर पे। तो आज करंट डेट पे 28 दिसंबर आज के डेट में भी हम लोग जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहला आपको पता होना चाहिए, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा भारत है। ये आपका करंट अफेयर का भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, आने की संभावना बहुत अच्छी है। चलिए, छत्तीसगढ़, क्योंकि हम लोग को मेन यही देखना है तो ये हम लोग को डिटेल में देखना है। छत्तीसगढ़ के बारे में हम लोग समझते हैं। जैसा कि भारत है तो भारत में जीडीपी कहलाता है, जीडीपी बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। छत्तीसगढ़ के सिनेरियो में हम लोग के पास भी तो अपने रिसोर्सेस हैं, मेन 3 रिसोर्सेस है जहां से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है। यही जीडीपी को जब हम लोग स्टेट में ले आते हैं ना, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एसजीडीपी, स्टेट का जीडीपी, एसजीडीपी। तो इसमें 3 सेक्टर है, ये 3 सेक्टर आपके जीडीपी यानी कि छत्तीसगढ़ के स्टेट जीडीपी पे कंट्रीब्यूट करते हैं। पहला है आपका कृषि, कृषि का सेक्टर, दूसरा है आपका उद्योग, उद्योग का सेक्टर, और तीसरा है आपका सेवा। ये 3 सेक्टर है जो तीनों कंट्रीब्यूट करते हैं और हमारा एसजीडीपी तैयार होता है। तो हमारा एसजीडीपी 2022-23 में सारा डेटा स्थिर भाव का है, ध्यान रखिएगा, सारा डेटा स्थिर भाव का। 99% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो एसजीडीपी जो था ना 8% की दर से ग्रो किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको व्यापम और पीएससी दोनों में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आने वाले अगर 2 महीने में कोई भी एग्जाम हुए, पीएससी तो होगा ही, और बीच में अगर व्यापम के भी कोई एग्जाम हो जाते हैं तो ये क्वेश्चन पूछने की संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक है, आइए, मातृ मृत्यु दर। मातृ मृत्यु दर ये एसआरएस की एक रिपोर्ट होती है, इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है, इसमें है आपका 137 दिया हुआ। शिशु मृत्यु दर 38 दिया हुआ है। और इसी पे ही एक चीज और बताया हुआ है कि हमारे पास अब इस टाइम पे जब ये आर्थिक सर्वेक्षण बना था तो 14 जिले थे जिनको मिलेट्स जिले के रूप में घोषित किया गया है। मिलेट्स को बहुत बढ़ावा दिया गया था सरकार के द्वारा, तो मिलेट्स 14 मिलेट्स जिले की घोषणा की गई थी। और पहला जो मिलेट्स कैफे खोला गया था वो था कहाँ पे, रायगढ़, इसको याद रखिएगा। मिलेट कार्निवल भी पिछले साल हम लोग एक ऑर्गेनाइज कराए थे, ये करंट का डेटा है जो रायपुर पे हुआ था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, आते हैं छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला डेटा 2022-23, ये वाला डेटा आपको एज इट इज याद होना चाहिए। 8% की दर से छत्तीसगढ़ का वृद्धि दर 2022-23 में रहा स्थिर कीमत पे, ये आपको पता ही होना चाहिए। आपको कुछ चीज और पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा वृद्धि दर किस साल में देखने को मिला, तो वो था आपका 2016-17। एकदम एग्जैक्ट डेटा ना याद रहे चलेगा, लेकिन किस साल सबसे ज्यादा था, 16-17 क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे कम किस साल पे था, 20-21। ठीक है, कोरोना का टाइम था, आप आराम से उसको याद रख सकते हैं। औसत वृद्धि दर, औसत क्या होता है, 2011-12, उसके बाद फिर 12-13 आया होगा, फिर 13-14 आया होगा। तो ऐसे करते करते साल दर साल चलते गया, तो फिर हम लोग एक एवरेज निकाल लिए प्लस माइनस करके, तो वो कितना निकल रहा है आपका, 5.73। अब यहाँ पे जो आपको याद करने वाली चीज़ है वो है 22-23 का डेटा आपको याद होना चाहिए एज इट इज। 8 पॉइंट कुछ था नहीं, एकदम एग्जैक्ट 8.0% था, ये याद रखिएगा। औसत कितने से ग्रो कर रहा है, 11-12 से लेके आज तक का हम लोग का औसत देखें तो कितना, 5.73। ये डेटा आपको याद होना चाहिए। किस साल पे सबसे ज्यादा था, 16-17, और किस साल पे सबसे कम था, 20-21, ये साल आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझ जाएंगे कि कहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या स्थिति आई है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। यहाँ पे आपको दिखेगा साफ साफ कि कब ज्यादा था कब कम था, 22-23 वाला क्या है और औसत क्या बन रहा है। तो ये ग्राफ बनाया हुआ है मैंने, तो इसको एक बार आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपने पास 3 क्षेत्र हैं, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। तो ये भी तो अपने अपने में ग्रो करते होंगे। पिछले साल कृषि कुछ रहा होगा तो इस साल थोड़ा सा उससे ज़्यादा होगा, उद्योग उससे ज़्यादा होगा,
और आपका सेवा उससे ज़्यादा होगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कृषि से तो पूछा था कि आपका बताइए किस साल नेगेटिव में रहा था, तो इसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे। देखिए 16-17 में कृषि जो था सर्वाधिक था, आज तक का सर्वाधिक ये था। 17-18 में सबसे कम आपको कृषि देखने को मिला। 22-23 इसको तो आपको एग्जैक्ट याद रखना है 5.93, और औसत कितना बन रहा है 5.31। पिछले साल देखने को मिला कि कृषि क्षेत्र में जो जो चीजें दी गई है ना, उनका क्रम को जमाने के लिए देने दिया है क्वेश्चन। तो आपको ये पता होना चाहिए। खनन उत्खनन लोगों को लगता है कि उद्योग में आता है, नहीं आता। नेचुरली मिल रहा है, नेचुरली मिल रहा है, तो ये आएगा किसमें आपका कृषि क्षेत्र पे। तो खनन उत्खनन, उसके बाद फसल आएगा, फिर वन उद्योग आएगा, मछली आएगा और पशुपालन आएगा। तो इसका क्रम आपको ध्यान रखना है। तो कृषि में अपने को 22-23 में 5.93% की दर से ग्रोथ, विकास जो है देखने को मिला है। अगला उद्योग, उद्योग भी वैसे ही दिखेगा आपको। देखिए 18-19 में सबसे ज्यादा था और 20-21 में सबसे ज्यादा कम। इसका ईयर याद रखेंगे आप। और 22-23 ये तो आपको याद रखना ही है कि 7.83 के % के दर से ग्रो कर रहा है। ग्रो कर रहा है तो ऊपर का साइन आपका चढ़ेगा, ठीक है। औसत वृद्धि कितनी हुई 6.34 की दर से। और ये उसका एक डेटा दिया हुआ है कि विनिर्माण में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई, उसके बाद सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट जो है विनिर्माण कर रहा है, फिर विद्युत और गैस जल आपूर्ति, और लास्ट में निर्माण कर रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका पिछले साल ही सीजीपीएससी ने पूछा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी आप प्रिपेयर रहेंगे। अगला है आपका सेवा। सेवा जो है आपका देख लीजिए 19-20 में सबसे ज़्यादा ग्रो किया, 20-21 में सबसे ज़्यादा कम, 22-23 में ये तो आपको याद रखना ही है 9.21%, और औसत वृद्धि 5.37% की दर से। व्यवसाय, अन्य सेवा, व्यापार, होटल और लोक प्रशासन, ये सारी चीजें हैं जहां पे सेवा का कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहा था। अब आपको एक पैटर्न निकालना पड़ेगा यहाँ से, जहां से आप पता कर पाएंगे कि किस साल कौन कौन सा आपका वृद्धि दर ज्यादा था और कम था। जैसे आप यहाँ पे देखिएगा, कृषि 16-17 में ज्यादा और 17-18 में कम। दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखिए 2016-17 में कृषि सर्वाधिक, और उसके बाद 2017-18 में कृषि सबसे कम, 2018-19 में उद्योग सर्वाधिक, 2019 और 20 में सेवा सर्वाधिक ग्रो किया। उसके बाद आता है 2020 और 21, इस साल पे उद्योग हो और सेवा हो। आप ले सकते हैं SGDP, ये भी, ये तीनों जो थे नेगेटिव में गए और सबसे कम ग्रो किए क्योंकि ये आपका कोरोना वाला साल था। ऐसे करके आप एक पूरा तैयार कर लिए कि किस साल ज़्यादा, किस साल कम, किस साल ज़्यादा, किस साल कम। ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं, आराम से याद हो जाएगा। एक मास्टर मैंने एक चार्ट बनाया है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको शेयर भी कर दूंगा, आप चाहे तो इसका भी देख लीजिए। इसमें भी वही बताया हुआ है, मेन है ये इंपॉर्टेंट डेटा है। इस डेटा से आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। ऊपर दिया हुआ भी है, जो गुलाबी वाला है वो कृषि है, ये जो ब्लू वाला है ये उद्योग है, और ये जो ग्रीन वाला है वो आपका सेवा है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ पूरा हर एक डेटा दिख रहा है। क्या था आपको मेन जो याद रखना है, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है ये 22-23 का डेटा, जो आपको याद रखना ही है। कृषि 5.9, तो इसका औसत 5.3। देखिए यहाँ पे 5 से बनता है, यहाँ 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 से 2 जोड़ेंगे तो 9, 5.9 है तो एक कम करिए तो यहाँ पे आ जा रहा है 8। तो ये 2 तो एटलीस्ट हो गया ना आपका, ठीक है। 5.9 है तो इधर 5.3, इधर एक बढ़ा करके 6.3, फिर उधर 5.3 था तो फिर से 5.3। ऐसे करके आप चाहे तो ऊपर नीचे कर करके आप अपने समझ के अनुसार एक डेटा तैयार कर लीजिएगा जो आपको लंबे समय के लिए याद रहे। इसको मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में, टेलीग्राम का लिंक भी मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से जाकर के चाहे तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, ये सारा चीज़ तो हम समझ गए। अब जीडीपी अगर हम लोग का तैयार हो रहा है, हर साल तो जीडीपी तैयार होता ही है। मैंने जो अभी देखा वो देखा था क्या, वृद्धि दर। जब जीडीपी तैयार हो रहा है तो जीडीपी मान लीजिए 100% में कंट्रीब्यूट हो रहा है जीडीपी में, तो 3 सेक्टर हैं जहाँ पे तीनों सेक्टर जो है मिल करके 100% तैयार कर रहे होंगे, और कुछ तो होगा नहीं। कृषि, उद्योग और
सेवा, ये तीनों सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे तब जा करके हम लोग का स्टेट का जीडीपी तैयार होता है। इस डेटा को आप याद रखेंगे। कृषि कितने परसेंट का कंट्रीब्यूशन कर रहा है? 16.91%, उद्योग 49.88% और सेवा 33.21। फिर से बोल रहा हूँ, इसको आप एग्जैक्ट याद रखेंगे, ये मत करिएगा 16%, ये नहीं 49, ये नहीं 33। क्वेश्चन आएगा आपका 49.8, 49.9, 49.7, 50.0। बताइए चार में से क्या है? ये गलती पहले हो चुकी है, बहुत लोग गलती कर चुके हैं, ये बिल्कुल गलती मत करिएगा। एग्जैक्ट फिगर, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं आप, एग्जैक्ट फिगर। यहाँ पे उद्योग का योगदान सबसे ज़्यादा है, इसको भी देख लीजिए। उद्योग सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, फिर सेवा क्षेत्र करता है, उसके बाद कृषि क्षेत्र करता है। हाँ, लेकिन अगर आपसे पूछता है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ इंगेज है, तो वो तो कृषि क्षेत्र पे है ना। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा कौन देता है इकोनॉमी में? उद्योग। अच्छा, इंडिया का बात करते हैं तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट सेवा करता है, फिर उद्योग, फिर कृषि आता है। ठीक, तो इसको ऐसे करके याद रखेंगे। यहाँ पे मैंने एक पाई चार्ट बनाया हुआ है, इस पाई चार्ट से आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये एक डेटा है, इस डेटा को भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रट लीजिए। जो इंपॉर्टेंट डेटा है मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ ताकि आपका एक क्वेश्चन गलत ना हो। और जब इतना सब कुछ हो ही गया है तो हम लोग आते हैं अगला टॉपिक जो है पीसीआई, पर कैपिटा इनकम इसको बोलते हैं हम लोग। मतलब राज्य में जो पर व्यक्ति रहता है वो कितना अर्न करता है, पर व्यक्ति का हिसाब से हम लोग इसको लेते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है, आपको आर्थिक सर्वेक्षण की किताब में ही मिल जाएगा। निवल राज्य घरेलू उत्पाद डिवाइडेड बाय जनसंख्या। जैसे हम लोग जब इंडिया का निकालते हैं ना, तो इंडिया के लिए निकालते हैं नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो हम लोग का जितना नेशनल इनकम निकलेगा उससे हम लोग पॉपुलेशन को भाग दे देंगे, तो पर व्यक्ति आय निकल जाता है। नेशनल इनकम जो इकोनॉमिक टर्म में रहता है वो रहता है आपका एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। निवल राज्य घरेलू उत्पाद हम लोग इंग्लिश में यूज कर रहे हैं, हिंदी में नाम यूज कर रहे हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको क्यों बताया याद रखने के लिए, 2020 सीजीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और एक नंबर का महत्व क्या होता है, जो अटकता है हमको बहुत अच्छे से पता है। ठीक, अब देखिए हम लोग को जो मेन चीज ध्यान रखना है वो है आपका ये 22-23 में हम लोग का प्रति व्यक्ति आय कितना स्थिर भाव पे है, याद रखिएगा। ये स्थिर भाव नहीं, आप ये एनडीपी पे है, ऐसा ध्यान रखिएगा इसको। 1,33,898, 1,33,898 कितने परसेंट से ग्रो किया है? 10.93% से ग्रो किया है। तो ये दो डेटा आपको पता होना चाहिए। अच्छा, 1,33,898 पता है और 10% पता है, तो आप ये 1,20,704 भी निकाल देंगे। थोड़ा अगर मैथ्स आपको आता है, जैसे हम लोग ग्रोथ देख रहे हैं ना, तो ग्रोथ के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स माइनस वाई बटे वाई इंटू 100, यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन में भी। कि अगर मान लीजिए आपके पास 1 रुपये है और कल 2 रुपये है, तो कितने परसेंट का ग्रोथ हुआ, कैसे निकालेंगे? दोनों के बीच का डिफरेंस लीजिए, जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं उसको नीचे रखिए और 100 से भाग दीजिए, कटा 100% का ग्रोथ आया, ऐसे करके निकलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। धान खरीदी, अभी का टारगेट और अभी का जो है वो अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है। टारगेट कुछ रखा गया है और अभी तक हमने वो अचीव किया नहीं है। ये धान खरीदी का डेटा आप चलेंगे किस पे? इकोनॉमिक सर्वे पे जो दिया हुआ है उसके आधार पे। हम लोग मेनली चलेंगे इस वाले डेटा के हिसाब से 2022-23। ठीक है, सामान्य धान का जो रखा गया था कि 2,040 रुपये समर्थन मूल्य, और ग्रेड ए का रखा गया था 2,060। जब हम लोग करेंगे ना करंट अफेयर, तो करंट अफेयर में अभी का जो समर्थन मूल्य है मैं आपको वो कराऊंगा। अभी मैं इसमें ऐड ऑन नहीं कर रहा हूँ, इसमें करूंगा तो फिर कंफ्यूजन होगा कि आप इसमें ये बताएं फिर वो भी बता रहे। ये पिछले साल का है 2040 और 2060। ठीक है, और पिछले बार हमने 1,07,000.51 लाख मैट्रिक टन जो है धान खरीदी किया था। ये डेटा आपको ध्यान रखना है। अगला, उचित मूल्य की दुकान, जिसको हम लोग साधारण शब्दों में सोसाइटी बोलते हैं। तो कितनी सोसाइटियां हैं अपने पास? शहर में 1,678 सोसाइटियां मिलेंगी, ग्रामीण क्षेत्र में 11,829, और टोटल नंबर आपको ध्यान रखना है 13,507। 13,507 और शहरी याद रखेंगे तो माइनस करके ग्रामीण भी निकल जाएगा। और वर्तमान में कितना राशन कार्ड, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
72.71 लाख राशन कार्ड हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों के पास है। सबसे ज़्यादा राशन कार्ड कहाँ है? ऑब्वियस रायपुर। सबसे कम कहाँ है? नारायणपुर। ये कुछ डेटा है इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष आया? तो 2012 में आया है। हम लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया, उससे एक साल पहले ही हम लोग लेकर के आ गए थे। ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम, पहले पीडीएस था, यूनिवर्सल नहीं था। तो यूनिवर्सल पीडीएस कि सबको हम लोग जो रहेगा राशन प्रोवाइड करवाएंगे, 1 रुपए किलो 10 रुपए किलो चावल देंगे, बीपीएल परिवार को भी देंगे, एपीएल परिवार को भी देंगे। तो ये कब से शुरू हुआ? तो ये आपका 2 अक्टूबर 2019 से। हमारे पूरे जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, है ना, माननीय भूपेश बघेल जी, तो उन्होंने इसको 2 अक्टूबर 2019 पे शुरुआत किया था इसका। एक कुल जनसंख्या के 91%, 91% को पीडीएस उपलब्ध होता है हमारे पास। इससे पहले इतने बड़ा डेटा नहीं था, लेकिन अब होता है। धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण कब किया गया? सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मंडी वाले जो तैयारी कर रहे हैं वो सब इस डेटा को बहुत ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। ये खासकर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कृषि का जो चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे का, उसको एकदम रट लीजिए। आपका 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहीं मिल जाएगा। पीडीएस ऑनलाइन कब से शुरू किए? 2007-8 से। और चावल उत्सव कब से मनाना शुरू किए? फरवरी 2008 से। देखिए, सोसाइटी में 6 तारीख के बाद जो पहला हाट बाजार लगता है ना, उस दिन से वहाँ सोसाइटी में चावल बिकना या चावल देना शुरू हो जाता है। 6 तारीख को 6 तारीख के बाद लगने वाले प्रथम हाट बाजार के दिन, और 7 तारीख से फिर हम लोग सोसाइटी में चावल देना शुरू कर देते हैं। कॉल सेंटर भी है अपना, जनवरी 2008 से संचालित है। ये है उसका नंबर 1967 और 1800 233 और 373, ये नंबर है। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए या शिकायत करना है, ये कृषि से संबंधित, खाद्य सोसाइटी से रिलेटेड, तो आपको यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा। और ये एक इसका लॉगिन साइट भी दिया हुआ है, khadya.cg.nic.in। बस, तो ये सारा चीज़ है, इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, हम लोग देखेंगे कृषि या सिंचाई। ठीक है, छत्तीसगढ़ की 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। अब जब भारत में आप देखेंगे तो 70% बोलता है, हम लोग जो थोड़े से पिछड़े में है, चलेगा। ठीक, तो कितने लाख परिवार हैं? 40.10%, परसेंट नहीं होगा यहाँ पे, 40.10 लाख कृषक परिवार जो रहते हैं यहाँ पे कृषि करते हैं। सीमांत एवं लघु श्रेणी के किसान कितने हैं? 82%। ये जो किसान है ना, वो ऐसे हैं कि धान उपार्जन कर रहे हैं और उसको कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। तो ये सीमांत एवं लघु श्रेणी, जो बड़े किसान रहते हैं उनके प्रोडक्ट्स जो रहते हैं आपके मार्केट में आते हैं और मार्केट की डिमांड को पूरा करते हैं। जैविक खेती भी हम लोग एक योजना चलाते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं राज्य पोषित जैविक खेती मिशन, जो कि 2014 से चल रहा है। और बाद में इसको एक और योजना से चेंज किया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं जैविक खेती मिशन, जो कि 2016 से शुरू हुआ था। अब इसको देखिए, ये है वो 5 जैविक जिले जो हमारे पास अभी राज्य में मौजूद है, जहाँ पे जैविक खेती की जाती है। एक कौन कौन सा है आपका? यहाँ से शुरू करिए। दंतेवाड़ा है अपने पास, नारायणपुर है, गरियाबंद है, बीजापुर है और अपने पास सुकमा है। तो ये वो 5 जैविक जिले हैं। और साथ में अपने पास जो 22 जिले हैं ना, उसके एक एक विकास खंड को जैविक जिले के रूप में विकसित किया जा रहा है। अभी हुआ नहीं है, किया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है और हो रहा है। हम लोग एक एक विकास खंड को तो कर लिए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है आपका, मंडियाँ कितनी है, उप मंडियाँ कितनी है, कृषि साख समिति कितनी है, और ये उद्यानिकी में अगर हम लोग बात करें तो इसका जो क्रम है वो क्या है। तो मैं आपको आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार ही बता रहा हूँ। मंडियाँ हैं 69, उप मंडियाँ 118, कृषि साख समिति 2058, और ये है इसका क्रम। उद्यानिकी फसल, जैसे हमारे पास सबसे ज़्यादा सब्जी उगता है, फिर दूसरे नंबर पे पुष्प आता है, तीसरे नंबर पे फल है, चौथे नंबर पे औषधि और 5वें नंबर पे मसाला। इस डेटा को ध्यान रखिएगा, सीजीपीएससी ने इस डेटा को भी पूछा हुआ और ये डेटा चेंज होता है। इस साल आपको सब्जी मिल रहा है, कोरोना टाइम में सबसे ज़्यादा पुष्प हुआ था। तो ऐसे करके ये डेटा चेंज होते रहता है और इस डेटा को आपको हर बार ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आपको अगर डेटा अच्छे से अपडेट करने आते हैं ना, तो अगले साल आपको नए बुक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, जल संसाधन नया चैप्टर है ये, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इससे भी क्वेश्चन आता है। नवंबर 2000 में हम लोग की जो सिंचाई क्षमता थी, जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, 13.28 लाख हेक्टेयर, 13.28
लाख। मार्च 2022 जब आर्थिक सर्वेक्षण आया उस टाइम तक थी 21.47 लाख हेक्टेयर। तो कितने की वृद्धि हुई? 8.19, याद रखेंगे इसको। और सिंचाई का प्रतिशत कितना जब आप निकालेंगे तो 38.75% से इसकी वृद्धि हुई। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। पशुधन, पशु संगणना हुआ था अपना 2019 में, है ना। उसके बाद हुआ नहीं, हो सकता है इस साल पे पशु संगणना अपने को देखने को मिले। तो कौन से क्रम का हुआ था? पहला क्वेश्चन 20वें क्रम का हुआ था। कुक्कुट एवं बतख कितने हैं? 1.87 करोड़। एक बार ही क्वेश्चन आया है बस, उसके बाद आया नहीं। लेकिन फिर भी आपको क्रम पता होना चाहिए। इसको आप अगर फिगर में नहीं भी याद रखेंगे चलेगा, क्रम पता रखिए। ये सबसे ज़्यादा अपने पास बकरे बकरियां हैं, फिर दूसरे नंबर पे भैंस आता है, फिर गौ आता है, उसके बाद शुकर आता है। तो क्रम याद रखिएगा, ठीक है। ऊपर वाले का डेटा आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है मत्स्य विकास, इससे क्वेश्चन आता है। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितना जल क्षेत्र है? पूछ सकता है। 1.999 लाख हेक्टर। और कितने जल क्षेत्र को हम लोग उपभोग कर रहे हैं? 1.961 लाख हेक्टर। तो कुल कितना जल क्षेत्र है जहां पे हम लोग मत्स्य विकास कर चुके हैं? ये डेटा बहुत जरूरी है। 98.09, 98.09 ये वो डेटा है जहां जितने में हम लोग मत्स्य विकास कर चुके हैं, ठीक है। ये डेटा से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। अच्छा, आपका एसीएफ का पेपर हुआ था, आपको ध्यान है? डेटा और बड़े बड़े क्वेश्चन आए हुए थे तो लोगों को कंफ्यूज कर दिए थे। यही क्वेश्चन रहता है, ये था, ये था, ये था, तीनों को मिला करके स्टेटमेंट तैयार कर दिया, क्या सही क्या गलत। तो ऐसे क्वेश्चन यही फैक्चुअल डेटा से ही निकलेंगे, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। मछुआ सहकारी समिति 21-22 लास्ट डेटा ही अपने पास ये है, 1674, इतने ही अपने पास मछुआ सहकारी समिति है। चलिए अगला चलते हैं। फसल उत्पादन, ये हमेशा वही रहता है, कोई बदलाव नहीं आता। मैं आपको बता देता हूँ बदलाव कहाँ आता है। अनाज की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अपने पास धान ही होगा, उसके बाद मक्का ही होगा, गेहूं ही होता है, कोदो कुटकी ही होता है। दाल में सबसे ज़्यादा चना दाल ही हम लोग उत्पादन करते हैं, फिर लाख, फिर उड़द, फिर तुअर। यहाँ पे बदलाव आता है। तिलहन में देखिए मूंगफली इस बार नंबर 1 है, ध्यान रखिएगा, पिछले बार ही क्वेश्चन आया है। सोयाबीन दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे राई सरसों और चौथे नंबर पे राई तिल। साल दर साल कभी मूंगफली नंबर 1 पे रहती है, कभी सोयाबीन नंबर 1 पे रहती है। इस साल मूंगफली नंबर 1 पे है। पिछले बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ था कि तिलहन फसल में सबसे ज़्यादा किस तिलहन फसल का उत्पादन हमारे द्वारा किया जाता है। इस बार आएगा तो मूंगफली लगाइएगा, इस बार आएगा मूंगफली लगाइएगा। चलिए अगला सिंचाई स्रोत देख लेते हैं। इसका क्रम आपको पता होना चाहिए और इसका परसेंटेज भी ध्यान रखिएगा। हम लोग जब सिंचाई स्रोत की बात करते हैं तो हम लोग सबसे ज़्यादा सिंचाई नहर के माध्यम से करते हैं, 56%। नलकूप कितना है? 41%, इतने से हम लोग करते हैं। तालाब जो रहता है 1.5% और कुआं जो रहेगा वो 0.4%। तो ये सिंचाई का स्रोत है। हम लोग सबसे ज़्यादा सिंचाई जो रहता है नहर के माध्यम से करेंगे। इंडिया के लेवल में सबसे ज़्यादा नलकूप से करते हैं। और जिलेवार सिंचित क्षेत्रफल जब हम लोग बात करते हैं जून 2022 की स्थिति पे, तो सबसे ज़्यादा जो सिंचित क्षेत्र है वो है आपका जांजगीर चांपा, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर रायपुर आएगा, और आखिरी नंबर पे कौन है? दंतेवाड़ा। दूसरे लास्ट सेकंड पे कौन आएगा? नारायणपुर। यही रहता है आपका जांजगीर चांपा रायपुर। अब यहाँ से महानदी बह रही है ना, संगम बन रहा है यहाँ पे, तो ऑब्वियस सा बात है यहाँ पे सिंचाई क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। चलिए आगे चलते हैं। वन, वन पे कोई बदलाव नहीं। टोटल वन जो है हमारे पास, इसको देखिएगा, हमारे पास टोटल जो क्षेत्रफल है वो है 135,191 वर्ग किलोमीटर। इसमें से वन क्षेत्र जो है वो है 59,772 वर्ग किलोमीटर, जो कि बनाता है 44.21%। जिसमें 3 प्रकार के वन हैं, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। आरक्षित वन कितने हैं? 43.13%, संरक्षित 40.22% और अवर्गीकृत 16.65%। कोई डेटा में कोई बदलाव नहीं है। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से हम चौथे स्थान पे। अब इसके आधार पे पहुंचे या आपका इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के आधार पे पहुंचे आप, हम लोग चौथे स्थान पे हैं। वन अनावरण की दृष्टि से पूछेगा तो तीसरे। दोनों ना, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट का डेटा पूछे या आपका आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा पूछे, हम लोग चौथे और तीसरे स्थान पे ही है। वन क्षेत्रफल पूछेगा चौथा लगा के आइएगा, वन अनावरण पूछेगा तीसरा लगा के आइएगा, बस। चलिए आगे आते हैं। खनिज बहुत इंपॉर्टेंट है, खनिज से पूछ सकता है आपका। राजस्व पूछता है डायरेक्ट कि कितना राजस्व मिला है 21-22 के लिए। खनिज का डेटा 1 साल और पुराना चलता है, आपको इसी डेटा को लेकर के चलना है। पहले चीज तो इसी को ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार
इकोनॉमिक सर्वे 22-23 के अनुसार खनिज से कितने का राजस्व हुआ है आप बताएंगे। 21-22 का डेटा है अपने पास अवेलेबल, 12,305 करोड़, बहुत ज़्यादा है। पिछले बार 8,000 करोड़ आसपास का कुछ हुआ था। ठीक है, भारत पर उत्पादन मूल्य का 17.34%, मतलब भारत जितना भी करता है टोटल कमाई उसका 17% हम लोग दे रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब ये जो कुल है 12,305 करोड़, उसमें मुख्य खनिज से आ रहे हैं आपके 11,362 करोड़, 97%, इसको ध्यान रखिएगा, 97% बहुत महत्वपूर्ण है। और गौड़ खनिज 252, ये 3% कंट्रीब्यूट करते हैं। मुख्य खनिज मतलब कोयला, लोहा, टिन, ये सब मुख्य खनिज है। गौड़ खनिज मुर्रूम, बालू, गिट्टी, ये सब आपका गौड़ खनिज है। ठीक है, ये नया उत्पादन का डेटा है कि जो 22-23 में हम लोग उत्पादन किए हैं उस उत्पादन में कितना कितना। देखिए भंडारण चेंज नहीं होने वाला, लेकिन कोयले में कितने का उत्पादन हुआ, लोहे में कितने का उत्पादन हुआ पिछले साल, ये उत्पादन हर साल चेंज होगा। चूना में, बॉक्साइट में और टिन, क्योंकि टिन में हम लोग नंबर 1 है तो 100% का उत्पादन होगा। तो ये डेटा आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग हैं जो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे और कन्फ्यूजन होगा। 21-22 का मैंने बोला कि एक साल हम लोग पहले का चलेंगे, तो वहाँ पे आपको मुख्य खनिज से आय दिखाएगा 7,320.35 करोड़, ये दिखाएगा। लेकिन इसमें जो 150% अतिरिक्त है ना, इसको आप ऐड करेंगे 4,041, तब जाकर के 11,362 बनता है। नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे। 7,320 क्या, जो इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ रहे हैं वो इसी को लेकर के चलिए कि खनिज से राज्य तो 12,305, मुख्य खनिज से 11,362 और गौड़ खनिज से 252। जो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे वो याद रखिएगा 150% अतिरिक्त को हमने प्लस किया है, तब जाकर के ये आया हुआ है। ठीक, इसके बाद है विद्युत। विद्युत उत्पादन क्षमता हमारी नवंबर 2000 में कितनी थी, 1360 मेगावाट। ये तो चेंज नहीं हो सकता, उस टाइम में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था। अक्टूबर 2022 में है आपका 2,978.70 मेगावाट, और कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 11.9% की वृद्धि हुई है। इंपॉर्टेंट है, ये डेटा भी इंपॉर्टेंट है और ये कितने की वृद्धि है ये भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ से कहाँ कितना कितना हम लोग को बिजली मिलता है। जैसे भोरमदेव सह उत्पाद से हम लोग 6 मेगावाट का बिजली जनरेट करते हैं, कवर्धा में है। भोरमदेव सह उत्पाद 6 मेगावाट का बिजली इससे आता है। जल विद्युत से हम लोग 138.70 मेगावाट का बिजली उत्पादन करते हैं, जिसमें से मिनी माता आपको मिलेंगे। मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना 120 मेगावाट, गंगरेल से 10 मेगावाट, सीकासार से 7 मेगावाट और अन्य से 1.70 मेगावाट। तो ऐसे करके हम लोग बिजली उत्पादन करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितने मेगावाट वाले संयंत्र, जैसे 40 मेगावाट वाले 3 संयंत्र, 2.5 वाले 4, 3.5 वाले 2, और कब कब शुरू हुआ था, तो डिटेल पे है, इसको एकदम अच्छे से देखिएगा। ताप विद्युत से हम लोग का बिजली आता है 2840 मेगावाट, जिसमें से कोरबा पूर्व जो था अब ये बंद हो चुका है, नहीं चल रहा। कोरबा पश्चिम 840 मेगावाट आएगा बिजली यहाँ से। कोरबा पूर्व श्यामा प्रसाद मुखर्जी 500 मेगावाट आएगा। कोरबा पश्चिम फिर से 500 मेगावाट आएगा। और अटल बिहारी वाजपेयी हसदेव मेगावाट 1000 मेगावाट, जो कि जांजगीर चांपा है। मड़वा तेंदुभाटा आपने नाम सुना है, जो क्वेश्चन आया हुआ भी था कि कितने मेगावाट के संयंत्र लगे हुए हैं, तो 500 मेगावाट के 2 लगे हुए, मतलब 1000 मेगावाट का यहाँ पे बिजली उत्पादन होता है। नाम चेंज हो चुका है इसका, अटल बिहारी वाजपेयी मड़वा तेंदुभाटा जांजगीर चांपा प्रोजेक्ट इसको बोला जाता है। तो इससे अपना 1000 मेगावाट आता है, और जब इसको आप टोटल करेंगे ना तो आपको पता चलेगा 2978.70 मेगावाट का बिजली उत्पादन अपने पास होता है। तो ये वो सारे इंपॉर्टेंट डेटा थे, हर एक इंपॉर्टेंट डेटा थे जहां से आपके प्रश्न बनते हैं। मैं अभी भी बोल रहा हूं, अगर मान लीजिए 7 क्वेश्चन आपके आते हैं तो 6 क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। मैं जितना इसको कॉम्प्रेस कर सकता था और जितने इंपॉर्टेंट डेटा दे सकता था वो सारे इसमें हैं। आपको अलग से इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं जब अभी आपको एमसीक्यूज कराऊंगा तो उसमें इकोनॉमिक सर्वे के भी एमसीक्यूज करा दूंगा, ताकि आप लोग का एमसीक्यूज एकदम ऑन पॉइंट रहे, एक भी ऊपर नीचे क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग करेंगे यहीं तक। अगला सेशन में हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट डेटा या इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके समक्ष लेकर के आएंगे। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।